नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा जो अध्याय जिसमें वर्ण विचार और अक्षर खंड के बारे में पढ़ा था हमने, हिंदी स्वर और व्यंजन इनके बारे में पढ़ चुके थे। आज हम हिंदी व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर मतलब उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वरयुक्त व्यंजन और उनका वर्गीकरण ऊपर हम पहले हम स्वर युक्त और स्वर रहित व्यंजनों पर बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे उनका वर्गीकरण, और ये वर्गीकरण है पहले उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का और स्वरों का वर्गीकरण, है ना। तो इसमें वर्ग हैं, जितने व्यंजन है ना हमारे 5 व्यंजनों का एक वर्ग है। क वर्ग है जिसमें क, ख, ग, घ, घ ये व्यंजन है, और ए, आ स्वर है तथा विसर्ग है। आप जानते हैं विसर्ग क्या होता है। जैसे प्रातः है, प्रायः है, अतः है, इन शब्दों के आगे जो वो 2 बिंदियाँ लगती हैं वे विसर्ग का चिन्ह होती है। और जब इनका उच्चारण करते हैं हम तो बोलते हैं अतः, प्रातः, प्रायः। ठीक है। तो क वर्ग में ए, आ, क, ख, ग, घ, घ तथा विसर्ग है। इनका उच्चारण स्थान है कंठ। आप बोल के देखिए, जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो ये ध्वनि कैसे और कहाँ से निकल रही है आपको पता पड़ेगा, समझ में आएगा कि कंठ से हम इनका उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कहा जाएगा कंठ। और इनको बोलेंगे हम कंठ्य ध्वनियाँ, है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर इनका नाम होता है और लिखते हैं कंठ्य ध्वनियाँ। च वर्ग के जो व्यंजन है च, छ, ज, झ, य, श और ई ये स्वर, ये इनका उच्चारण स्थान है तालु। मतलब जब इनको हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जो है वो तालु को टच करती है। तालु के को मतलब जो फेफड़ों से निकलने वाली श्वास वायु है वो तालु से थोड़ी सी बाधित होकर के निकलती है। आई बात समझ में। और इनको हम बोलते हैं तालव्य। आप उच्चारण करके देखिए, ई च, छ, ज, झ, य, श। हमारी जिह्वा उठकर तालु को टच करती है, तालु को छूती है। और ई बोलते हैं तब तालु को टच करने का प्रयास करती है। ठीक है। तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान कहलाएगा तालु, और इन्हें कहेंगे हम तालव्य ध्वनियाँ या तालव्य व्यंजन। अब है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ, री, श और र। इनका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इस समय जिह्वा जो है मूर्धा को छू रही है, तो इसलिए इन्हें कहेंगे मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान हुआ और इन्हें बोलेंगे मूर्धन्य। एक बार उच्चारण करके देखिए आप, ट, ठ, ड, ढ, ण। बहुत ध्यान से देखिए कि च, छ, ज, झ ये कर रहे थे, बोल रहे थे हम, तब हमारी जीभ किसे छू रही थी। और ट, ठ, ड, ढ, ण का उच्चारण कर रहे हैं तब हमारी जीभ किसे छू रही है। इस मुख विवर में कितने ये अवयव हैं हमारे, जिनको छू छू कर जिह्वा ध्वनियों को मुंह से बाहर निकालती है। ठीक है। अब आगे है तय वर्ग। त, थ, द, ध, न, ल, से। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीभ दांत को छू रही है या दांतों के नीचे जीभ आ रही है, और इन्हें कहेंगे हम दंत्य व्यंजन, है ना, दंत्य ध्वनियाँ। फिर उच्चारण करके देखिए, त, थ, द, ध, न और ल, से। समझ में आया। अब है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म, उ। इनका उच्चारण करते समय हमारे होठों का आकार बदल रहा है, गोलाकार में हो रहा है या जिस भी आकार में हो रहा है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान हुआ ओष्ठ, और इनको बोलेंगे ओष्ठ्य ध्वनियाँ। फिर उच्चारण करके देखिए, प, फ, ब, भ, म, उ। प, फ, ब, भ, म। प, ब, भ, म में हमारे होंठ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और फ और उ का उच्चारण करते समय उनका आकार गोलाकार हो रहा है। तो इस तरह से ये ध्वनियाँ हुई ओष्ठ, और इनका उच्चारण स्थान हुआ ओष्ठ माने होंठ। अब है ए, ऐ। ये स्वर जो है इनका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु, और इसलिए इन्हें बोलते हैं कंठ्य तालव्य ध्वनियाँ। व दांत और ओष्ठ बोलिए। उच्चारण करते समय देखिए हमारे दांत होंठ को टच कर रहे हैं और होंठ का आकार भी बदल रहा है, और इन्हें कहेंगे दंतोष्ठ्य। ओ औ कंठ से निकल रही है ध्वनि, और होंठ हमारे गोलाकार आकार ग्रहण कर रहे हैं, और इन्हें बोलेंगे कंठोष्ठ्य। आई बात समझ में। तो उच्चारण स्थान के आधार पर ये सारे स्वर और व्यंजन जो थे उनका वर्गीकरण इसमें किया गया है। अब है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन क्या होते हैं। अंघ, य,
ण, न, म, ये जो पांचों वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनका जो पंचम व्यंजन है, इनका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है। मतलब इनका उच्चारण तो ये इन वर्ग के जो चारों वर्णों का होता है, चारों व्यंजनों का होता है, वहीं से होता है, लेकिन इसके अलावा नासिका से, है ना, नासिका से होता है। कहने का आशय है कि फेफड़ों से जो हमारी निकलने वाली श्वास वायु है वो मुख विवर के साथ साथ नासिका से भी निकलती है और इस प्रकार से उच्चारित ये व्यंजन नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। आई बात समझ में। वर्ग के अन्य व्यंजनों की तरह कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठों को तो छूती है, लेकिन नाक से भी इनकी ध्वनि निकलती है, इसलिए इन्हें हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है ये, रे, ल, व। अंतस्थ होने का कारण इनका स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होना है। संस्कृत में ई, उ, री और री, ल में री की मात्रा, ये जो री हम बोल रहे हैं, री से ऋषि, ल के नीचे जो री की मात्रा लगा देते हैं तो बोला जाता है री। तो ये जो है संस्कृत में ई, उ, री, ये, रे, ल, व के समानांतर स्वर थे, इनके जैसे ही स्वर थे, लेकिन इनमें से अब केवल ई और उ ही स्वर रह गए हैं और री और री स्वर रूप में लुप्त हो गए हैं, है ना। ई और उ तो स्वर के रूप में प्रचलित हैं, लेकिन री और री जो है वे लुप्त हो गए हैं और हिंदी में अब इनका ये वह ही अंतस्थ या अर्ध स्वर रूप है। आई बात समझ में। री और री रे और ले में बदल गए और ई और उ, ये और वे, तो अब ये ही अंतस्थ या अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ऊष्म व्यंजन श, श, से, है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान, मतलब इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु मतलब छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ साथ जो छोड़ने वाली सांस है उसके घर्षण से होता है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, श का उच्चारण करते समय मूर्धा से तथा स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है, इन सब से रगड़ खाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इनके अलावा हमारे व्यंजनों में वर्णमाला में संयुक्त अक्षर भी है, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये संयुक्त व्यंजन है। इनका विस्तार अथवा आक्षरिक खंड निम्न प्रकार से, मतलब जब हम इनके टुकड़े करेंगे, इनका सही रूप जानेंगे तो इस तरह से होगा। क्षय जो है उसका जब हम विस्तार करेंगे या टुकड़े करेंगे तो क धन श धन ए, क और श हलंत रूप में, तो क हलंत श हलंत और उसमें ए की मात्रा मिल जाएगी तो ये बन जाएगा क्षय, है ना। समझ में आ रहा है सिंपली। क और श तो क्षय, ए लग गई मात्रा इसलिए, त्रय तय हलंत धन रे हलंत प्लस ए की मात्रा तो हो गया त्रय, जय हलंत प्लस ये हलंत प्लस ए तो ये हो गया ज्ञ। अब इसे हम ग प्लस ये प्लस ए के रूप में भी लिखते हैं, है ना, क्योंकि एकदम से आप ज्ञ बोलते हो तो ज्ञ का उच्चारण क्या होता है, आधा ग और ये, तो इसलिए इसको ग हलंत ये हलंत और ए मिलाकर के लिखते हैं ज्ञ। श्रेय तो श हलंत प्लस रे हलंत प्लस ए, श्रेय। आई बात समझ में। श और रे व्यंजन है, उनका हलंत रूप है, मूल रूप है और उसमें ए की मात्रा लगी तो बन गए श्रेय। तो इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, क्योंकि ये भिन्न भिन्न स्वर और व्यंजनों से मिलकर बने हैं। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है, इसलिए इसका विस्तार ग धन ये धन ए बराबर ज्ञ की तरह भी अब होने लगा है। आई बात समझ में। तो ये जो बाकी अंश था वो पूरा हो चुका है। अब हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे जिससे इसका पुनरावृत्ति भी हो जाएगी इस अंश की और आपको साथ के साथ ही याद भी हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, स्वर और व्यंजन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। आपने पढ़ा है, समझ में आ गया होगा, एक बार फिर बोलती हूँ। स्वर वे ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली श्वास वायु अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, मतलब बिना किसी बाधा के फेफड़ों से वायु निकलती है और मुख से बाहर हो जाती है, तब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, या तब जो ध्वनियाँ निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन में फेफड़ों से निकलने वाली श्वास वायु मुख के किसी अवयव से बाधित होती है। मुख के अवयव जैसे तालु, मूर्धा, दांत, होंठ, इनसे छूकर, इनसे टकराकर या इनसे बाधित होकर निकलती है, वे ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती है। मेरे ख्याल से आपको स्वर और व्यंजन में अंतर जरूर समझ में आ गया होगा।
अब दूसरा प्रश्न है, हिंदी के संयुक्त अक्षर कौन से हैं? हिंदी के संयुक्त अक्षर हैं क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। क्योंकि ये संयुक्त अक्षर क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये अलग अलग स्वर और व्यंजनों के मिश्रण से बने हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। च, छ, ज, झ, ये, श। इनका उच्चारण स्थान है तालु और इन्हें बोलते हैं तालव्य ध्वनियाँ। दूसरा है ख, ट, ठ, ड, ढ, र, श, री। इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा, मतलब जिह्वा, हमारी जो जीभ है वो उनके उच्चारण में तालु को छूती थी और इनके उच्चारण में मूर्धा को छूती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान तो हुआ मूर्धा और ये ध्वनियाँ कहलाएगी मूर्धन्य। अगला है प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण करते समय होंठ आपस में टच होते हैं या होठों के आकार में परिवर्तन होता है, तो इनका उच्चारण स्थान हुआ ओष्ठ और इन ध्वनियों को कहेंगे ओष्ठ्य। ओ, औ। इनका उच्चारण करते समय कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो इनको बोलेंगे कंठोष्ठ्य। आई बात समझ में? आगे चलें। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षरिक खंड या वर्ण विच्छेद से बनने वाले सही शब्द चुनिए। मतलब आपको अक्षरिक खंड दिया हुआ है, वर्णों का विच्छेद करके दिया हुआ है, टुकड़े करके दिए हुए व्यंजनों के, अब उनको मिलाकर आपको सही शब्द क्या बनता है उसको चुनना है। तो पहला प्रश्न जो है इसका पहला, ल हलंत प्लस ई, तो ये बना ली, प्लस ख हलंत प्लस आ, तो बना खा। तो क्या बन गया? लिखा। आई बात समझ में? तो इसका ए है लिख, ब है लिखा, स है लेख, द है लीख, तो सही क्या होगा? लिखा। अब अगर लिख को लिखेंगे तो वही ल हलंत प्लस ई, ख हलंत प्लस ए वाला जो है, फिर स है लेख, तो ल हलंत प्लस ए की मात्रा है ना, आई नहीं, ए की मात्रा, प्लस ख प्लस ए। द है लीख, तो ल हलंत प्लस ई, बड़ी ई, प्लस ख हलंत ख प्लस ए, तो हो जाएगा लीख। आई बात समझ में? इनके अभ्यास के साथ साथ आप सभी कई और शब्दों का अभ्यास भी आप कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से इनके अक्षरिक खंड बनाना आ जाए, और अक्षरिक खंड कहीं दिए हुए हों तो उनसे आपको शब्द बनाना भी आ जाए या शब्द समझ में आ जाए। दूसरा है मैं हलंत प्लस री प्लस द हलंत प्लस आ, तो मैं में री की मात्रा लगी तो क्या हुआ? मरी, और द में आ लगा तो दा, तो इससे क्या शब्द बनेगा? मृदा। मृदा मने मिट्टी। इसका सही जवाब है मृदा। ये भी नहीं है, ये मैं में नीचे वो रे लगाकर ई की मात्रा लगी हुई, ये बिल्कुल अशुद्ध है। मृदा भी नहीं है, स है मृदा, और ये इसका शुद्ध रूप है, मृदा भी नहीं है। आई बात समझ में? तीसरा है रे हलंत प्लस ऊ, तो रू, प्लस प हलंत प्लस ए, तो पे, तो रूप। ये पहला ए सही होगा, रूप, है ना। दूसरा ब है, उसमें रे में छोटा ऊ लगा हुआ है, और रूपा रे में छोटा ऊ और पे में आ की मात्रा है। आई बात समझ में? और रपा में रे हलंत प्लस ए प्लस पे हलंत प्लस आ। आई बात समझ में? अब चौथा है बे हलंत प्लस रे हलंत प्लस ए, तो ब्रे, और प्लस जय हलंत प्लस ए, तो जय, तो इसका मतलब हुआ ब्रज। ब्रज, नोट ब्रिज। जो पहला अक्षर है, पहला शब्द है ए में ब्रिज, वो नहीं है, वो तब होता जब बे हलंत प्लस री हलंत प्लस ए लगता, जैसे आपके ऊपर मृदा में लगा हुआ है ना। बे हलंत प्लस री हलंत प्लस जय हलंत प्लस ए आता, तो ये बनता ब्रिज। बरज भी नहीं है, बरज में बे हलंत प्लस ए प्लस रे हलंत प्लस ए और जय हलंत प्लस ए, तब बनता बरज। इसमें होगा ब्रज, ये सही है स शब्द। और ब्रिज में बे हलंत प्लस ई, रे हलंत प्लस ई और जय हलंत प्लस ए। ये बात समझ में? तो अब इन शब्दों के अक्षरिक खंडों से आपको शब्दों के टुकड़े करने आ गया, और टुकड़े किए हुए से आपको शब्द बनाना या शब्द समझना भी आ गया होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित शब्दों का अक्षरिक खंड या वर्ण विच्छेद कीजिए। वाक्य, तो वाक्य में होगा वे हलंत प्लस आ, तो बना वा, फिर क हलंत। चौथा प्रश्न हम हल कर रहे थे। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अक्षरिक खंड वर्ण विच्छेद कीजिए। वाक्य, तो वाक्य में वे हलंत प्लस आ बना वा, और क हलंत, ये आधा क है, तो ये व्यंजन का मूल रूप है, क हलंत प्लस ये हलंत प्लस ए, तो बनेगा वाक्य, है ना। वाक्य के ये अक्षरिक खंड होंगे वे हलंत प्लस आ प्लस क हलंत प्लस ये हलंत प्लस ए। ठीक है। ग्राम, गे हलंत प्लस रे हलंत प्लस आ
में हलंत प्लस ए। हिंदी में है हलंत प्लस ई प्लस न हलंत प्लस द हलंत प्लस ई, बड़ी ई। आई बात समझ में? आप जैसे मैं बोल रही हूँ उनको आप लिख दीजिए, लिख लीजिए, तो आपको अक्षरिक खंड अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दीर्घ द हलंत प्लस बड़ी ई, है ना, और घ हलंत प्लस रे हलंत प्लस ए, तो बन जाएगा दीर्घ। तो मुझे आशा है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पाठ भी और प्रश्नोत्तर भी। और शब्दों के अक्षरिक खंड बनाने का अभ्यास कीजिए और अक्षरिक खंड लिख करके उनके शब्द बनाने का अभ्यास कीजिए। तो आपका ये वर्ण विचार, वर्ण कैसे क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, कैसे शब्द बनते हैं और कैसे वर्णों के टुकड़े करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।